हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर रियल के रैंकर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के 10th का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम को हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रिलैक्स आप खूब अच्छे से हो चुके होंगे। जो रात रात भर जग करके आपने पढ़ाइयाँ किए होंगे, अब पूरी नींद आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब आपकी आंखें खुल चुकी होंगी कि अब 11th के लिए क्या करना है। उसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे आए हैं डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको क्या डिसाइड करना है। क्योंकि 9th 10th में कुछ डिसाइड करने के लिए आपके पास होता नहीं है, सारे सब्जेक्ट पहले से प्री प्लान होते हैं। अब आपके पास आकर के 11 में ऑफर मिलता है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है भैया हमारी सोसाइटी, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, भैया भाभी, जो भी चीजें हैं, ठीक है, इन लोगों के बातें हम सुनते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, किन किन चीजों को कंसीडर करते हुए अपने स्ट्रीम को चुनना है, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा ये जो सेशन होने वाला, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल होने वाला है, सबसे बेहतर जो इसका बेनिफिट जो उठाने वाले बच्चे होंगे वो होंगे एवरेज स्टूडेंट्स। क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा जो होती है जिंदगी में ना, एवरेज स्टूडेंट्स की होती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उन्हें भी पता है क्या करना है, और जो बिलो एवरेज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लियर कट होते हैं कि हाँ हमें ये लेना ही लेना है, उनका फिक्स होता है। एवरेज वाले बड़ी मुश्किल में होते हैं। ठीक है, तो आज उसी पे डिस्कशन करेंगे हम क्या क्या चीजें करनी है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं भैया व्हाट आफ्टर 10th का मतलब क्या है। हमें ये समझना है कि क्या क्या चीजें हम चूज करना और क्या हमें करना है। उसके लिए पहली बात तो हमें ये है कि ये समझना है कि किस स्ट्रीम को चूज करने पे, इसमें वही चीजें लिखी हुई हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि क्लास 10th के बाद क्या स्ट्रीम लेना है। अब बड़ी बात यह है कि स्ट्रीम लेने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। एक तो करियर गाइडेंस, एक तो करियर सेटलमेंट। ठीक है भाई, आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं, किस फील्ड में देखना चाहते हैं, किस स्थिति में देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं इस चीज के लिए। क्लियर होगी मेरी बात है। अब इसके बिहाफ पे और क्या अपॉर्चुनिटीज है उस फील्ड में, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए यदि हम देखेंगे तो पहले हमें तो ये समझना होगा कि किस फील्ड से क्या क्या चीजें अवेलेबल हो जाती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे फोटोग्राफी है, जर्नलिज्म है, सीए है, क्लैट है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल फील्ड में जाना है, ठीक है, बीकॉम करना है, देन आपको कौन सा कोर्स परसू करना होगा और उसके लिए क्या स्ट्रीम लेना होगा, ये जानना बड़ी जरूरी है। तो इसके बिहाफ पे यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी बना रखे हैं। एक है साइंस वाला। साइंस वाला जो कैटेगरी है बेटा, साइंस वाले कैटेगरी में हमने 2 चीजें शामिल कर रखी हैं। साइंस में दोनों ही है, पीसीएम भी है और पीसीबी भी है। कुल मिलाकर कुछ बच्चे तो क्या करते हैं भाई, इतने होनहार होते हैं, पीसीएम भी चारों ही ले लेते हैं। क्या करते हैं भाई, चारों ही ले लेते हैं। तो भाई वो उनके अपनी रिलायबिलिटी है, कंफर्ट है उनका, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब बड़ी बात है कि हमें यह समझना किस फील्ड में क्या क्या स्कोप्स है। साइंस का सबको पता है, ठीक है। कॉमर्स का भी ऑलमोस्ट सबको पता है कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें होती हैं। ये कोर्सेज आप क्या कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं, और इन्हीं के फील्ड में आप जा भी सकते हैं। अब क्या क्या आप ये करियर्स, बैंकिंग में है करियर्स इनका, एंटरप्रेन्योरशिप में है, कारपोरेट्स में है, सीए बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, क्लियर पता है, क्लैट क्लियर कर सकते हैं आराम से। ये सारी चीजें क्या है तुम्हारे यहाँ पे फ्यूचर स्कोप्स। क्या फ्यूचर स्कोप्स का मतलब ये होता है सिंपल सा कि आने वाले समय में किन चीजों का डिमांड इस फील्ड में क्या होगा। जैसे साइंस के फील्ड में यदि हम बात करें तो सबसे तेजी से डिमांड बढ़ रहा है इंजीनियरिंग फील्ड में, यदि बात करें टेक्निकल फील्ड में, तो इस समय आप देख रहे हैं सीएस, आईटी, ठीक है, एआई, ये सारी चीजों क्या है सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है। क्लियर की बात है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप, फ्यूचर स्कोप अपॉर्चुनिटी स्पेशलाइज्ड इन कटिंग एज ऑफ फील्ड लाइक एआई, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो उसकी बात हो रही है कि यदि आप इस चीज को ले रहे हैं फ्यूचर के लिए ना, आप तो कहीं जाकर के 6 साल 8 साल बाद कहीं जाकर के आप सेटल होंगे इस फील्ड में। तो क्या क्या चीजें रहेंगी एनालिस्ट के तौर पे, ये सीधे चार्टेड अकाउंट बन सकते हैं, सीए जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। उसी तरीके से आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की यदि बात करें, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की यदि बात करें तो इसमें क्या चीजें हैं भाई, जर्नलिज्म कर सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, क्रिएटिंग फील्ड्स कर सकते हैं, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड राइटिंग फील्ड, जो भी चीजें हैं। आगे भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज रेंजेस जो है इसके, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है जी, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट रोल्स जो हैं, एनजीओ वगैरह चलाना, ये सारी चीजें जो होती है, मीडिया में जा सकते हैं आप, एनजीओ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्चरल इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे हो गई, ये सारी चीजें हो गई। फ्यूचर स्कोप्स क्या है भाई, तो फ्यूचर स्कोप जो आने वाली समय है, ठीक है, उस समय पे क्या होगा, पहली पहली बात तो है इनका रोल बहुत बड़ा होता है सोसाइटी को चेंज करने में, पॉलिसी मेकिंग में, किसमें, पॉलिसी मेकिंग। तो ये सारे इनके क्या है
स्कोप से। अब यदि हम बात करें कि सर क्या हम कॉमर्स वाले होकर के इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं, आर्ट वाले होकर के क्या इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं, इसी चीज को हमें समझना है। कौन एक वाइड व्यू देता है, वाइड स्कोप किसमें सबसे ज्यादा है। यदि हम बात करें, आपको ये बात पता होगा, सुनते सुनते खबर में आता होगा, न्यूज वगैरह मीडिया चैनल्स पूरी चलाती हैं इसको, कि आज के डेट में यदि बात करें 1000 आईएएस की सीट आती है। कितनी आती है? आईएएस की सीट 1000 आती है। तो जिसमें से 40 to 50% से ऊपर कह दो, तुम क्या कह लो, 40 से 50% से ऊपर कौन बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं भैया आईएएस क्लियर करने वाले? वो होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के। टेक्निकल सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ मेडिकल फील्ड वाले, ये वाले वो वाले, ठीक है। तो अब बात समझो कि साइंस वाले तो भैया यहां भी हैं। सीए क्या साइंस वाले नहीं करते हैं? खूब कर रहे हैं सीए, कोई दिक्कत है जी? पीसीएम से हमने पढ़ाई करके बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद हम परसू करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात है? अब क्या कॉमर्स वाले, ये बात समझ लो, साइंस वाले हर एक कोर्स को परसू कर सकते हैं, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, सारे कोर्सेज को परसू कर सकते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? और उसमें भी खतरनाक है, पीसीएम वाले पीसीबी वाले कोर्सेज को भी परसू कर सकते हैं। बी फार्मा, डी फार्मा, ये सब चीजें देखिए आप, पीसीएम वाले बच्चे खूब कर रहे हैं दबा करके। क्लियर होगी मेरी बात है? अब आगे कॉमर्स का बात, कॉमर्स की जो चीज है, क्या कॉमर्स वाला बंदा टेक्निकल फील्ड में आ सकता है? नहीं आ सकता है भाई, वो बीटेक नहीं परसू कर सकता है, क्योंकि उसका वो वाला बैकग्राउंड ही नहीं है जो उसे चाहिए। फिजिक्स ना ही पढ़ा, ना ही केमिस्ट्री पढ़ा, ना ही बायोलॉजी पढ़ा, तो उसे बेसिक चीजें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो फिर कहां से उसको अलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात है? दूसरी बात, आर्ट वाले भाई, तो आर्ट वाले भाई साहब जी यहाँ पे कहीं कहीं तो आ सकते हैं, कॉमर्स वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ये भी साइंस वाले बैकग्राउंड में नहीं जा सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात है? इसके अलावा अब बात करते हैं, जैसे मान लो एनडीए 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है, कुछ लोग सोचते हैं भैया 12वीं के बाद ही सेटल हो जाते हैं, बढ़िया। तो एनडीए में बात करते हैं, देने को तो कोई भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन एनडीए का सिलेबस आप एक बार देखो, फिर आपको पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा इसको देने के लिए। क्लियर हुई मेरी बात है? एयरफोर्स का एक बार सिलेबस उठा के देखो, फिर आपको रियलाइज होगा कि किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए, ह्यूमैनिटीज वाले के लिए। ये मैं उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूं कि कितना जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर आप फोकस्ड है। अब बात करता हूं, यानी कि वो जो मैंने सारी बातें किया, वो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे बात किया। किसके बेसिस पे? ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे बात किया। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब भाई अगला चीज क्या है, ये तो समझ में आ गया किसका क्या स्कोप है। इस बिहाफ पे यदि आप जाते हैं तो क्या लेना होगा आपको? अंडरस्टैंडिंग योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपका मन किस चीज में लग रहा है, अब ये पता कैसे करें? आप इस बात को सोचो ना कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप लेते हो, मैथ्स है कि साइंस है कि हिस्ट्री है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, या आर्ट है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लेकर के लगातार 4 घंटा पढ़ते हो, थोड़ा भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थके हुए हो, एकदम उसके बाद आपको और ज्यादा एनर्जेटिक आप महसूस करते हैं। यदि उस सब्जेक्ट को आपने पकड़ लिया तो आपको पता है कि कौन सा फील्ड लेना है। क्लियर हो रही मेरी बातें? क्योंकि इंटरेस्ट यदि किसी भी फील्ड में आ रहा है, इंटरेस्ट आपको किसी भी फील्ड में आ गया, तो भाई हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। क्लियर होगी मेरी बातें? दिक्कत उनके साथ है जिनको पता नहीं चलता कि उनका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो पहले तो यदि आप ये पता कर लेते हो और आपको पता है कि 100% आप अपना दे पाओगे डिसिप्लिन के साथ, किसके साथ? डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन इज मैंडेटरी, समझ में बात है? तब तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लो, कोई दुराई ही नहीं, बिना सोचे समझे। आगे दूसरा, स्ट्रेंथ। कई बार क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है और स्ट्रेंथ जो होता है, दोनों में बड़ी अंतर है। इंटरेस्ट जो होता है वो जरूरी नहीं कि वो सक्सेस तक पहुंचाए या फिर वो रिजल्ट तुम्हें वो दे ही, ठीक है। जैसे मान लो कुछ बच्चे जो होते हैं पीसीएम वाले, मैथ्स और फिजिक्स दोनों होता है उसमें, उनका फिजिक्स काफी अच्छा होता है। क्या होता है? फिजिक्स काफी अच्छा होता है, लेकिन स्कोर उनका जो अच्छा होता है वो किसमें होता है? मैथ में होता है। क्या होता है? मैथ में। समझ बात है? फिजिक्स उनको पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन स्कोर की बात करें टेस्ट वगैरह में तो उनका मैथ में अच्छा स्कोर होता है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसमें जो है स्कोर करना आसान होता है रेदर देन फिजिक्स के। क्लियर की बात है? ये मैं उन कंपटीशन लेवल पे बात कर रहा हूं जिनमें कि आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम्स शामिल किए जाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात है? उन सारे एग्जाम्स को लेकर के मैं ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ। कुछ बच्चे जिनको फिजिक्स काफी अच्छा लगता है, रेदर देन दैट वो केमिस्ट्री में अच्छा कर जाते हैं, बायोलॉजी में अच्छा करते हैं,
तो ये सारी चीजें कि स्ट्रेंथ जो है उनका मैथ अच्छा है, क्या है उसका काफी स्ट्रांग है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो किसमें है, फिजिक्स में। तो इन दोनों चीजों में ये वेरिएशन है। तो यदि आपको सेटल बहुत जल्दी होना है तो स्ट्रेंथ को चुनिए आप। क्लियर होगी मेरी बात है। अब सीक गाइडेंस। देखिए भाई साहब जी, सारी चीजें तो आपको पता नहीं है, आप एक छोटी सी दुनिया से होकर के निकले हैं, जस्ट 10वीं का एग्जाम दिए हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों की हेल्प की, मोटिवेशंस की, गाइडेंस की। उसके लिए आप किनको किनको बिलीव कर सकते हैं भाई, एक तो काउंसलर्स, इनका सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, कहाँ है भाई, करियर काउंसलर्स को ले लो आप। देखिए ये सबसे बेस्ट है, थोड़े पैसे लेंगे लेकिन ये 100% प्योरिटी के साथ आपको सारी चीजें बताएंगे, बिना कोई पार्शियलिटी के। समझ में आगे बात है, क्योंकि पैसा ये उसी का लेते हैं, जैसे हम पढ़ाने का पैसा लेते हैं तो हमारे यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, कौन बच्चा वीक है कौन बच्चा स्ट्रांग है। हमारे लिए मैटर यही करता है कौन सीखना चाहता है, ठीक है, और हमें सिखाना है, सीधी बात, सिंपल सा इनका होता है। दूसरा, टीचर्स को आप अवे कर सकते हैं, ठीक है जी। टीचर्स को उनसे बात करिए जिनसे आप ना ही पढ़ने वाले हैं, जिस स्कूल में ना ही आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन जनरल क्या होता है, आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस टीचर से बात करें तो वो ऑलवेज कोशिश करेगा थोड़ा सा कि भैया उधर ही टिल्ट हो जो वो सिलेबस पढ़ाते हैं, ठीक है। रेदर देन दैट हम तो कोशिश करते हैं सीधा, हम तो बोल देते हैं भाई कि आप इंटरेस्ट को देखिए, उसके अलावा हम बेनिफिट बता देते हैं, चीजों को आप अपने आप तय कीजिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा। इसके अलावा आप सीनियर से अपने बात कर सकते हैं, या फिर घर में रिलेटिव्स में कुछ बड़े लोग होंगे, ठीक है जी, जिन्होंने कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए होंगे, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए आप, ठीक है जी। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी जो है कि भाई साहब स्टे ओपन माइंडेड, कोई प्रेशर में मत आए, किसी प्रकार के दबाव में ना आए, ना मम्मी पापा के, ठीक है, ना रिलेटिव्स के, ना भैया बहन के, क्योंकि बहुत सारे हजारों अनहाइजेनिक मटेरियल्स मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो तुम्हें एडवाइस देते हुए मिलेंगे। क्लियर होगी मेरी बात है, तो कृपया करके बस इनसे बच जाइए। उसके बाद आप अपने आप को खोजिए ना, जब आप अपने आप को खोज लेंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या लेना है। क्लियर होगी बात है। अब आगे की यदि हम बात करें तो आगे क्या भाई, कुछ नई चीजों को आप ट्राई भी कीजिए, क्योंकि आपके पास ठीक ठाक समय मिला है, अभी और 4-5 दिन है, तो आप नई चीजों को ट्राई कीजिए। क्या क्या चीजें भाई, इस समय मार्केट में कोडिंग एकदम बवाल में चल रहा है, कोडिंग एकदम बवाल में चल रहा है, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह कोर्सेज वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह, 2-4-10 दिन एक्सप्लोर करिए अपने आप को, कुछ किताबें पढ़िए, देखिए क्या बन रहा है आपका, किधर इंटरेस्ट बढ़िया झुकाव दे रहा है, ठीक है। सिलेबस से हट करके देखो, सिलेबस से हट करके देखो, क्योंकि हर एक स्ट्रीम तो 4 ही है, लेकिन स्कोप तो हजारों है ना। 12वीं के बाद अब जाएंगे, हजारों फील्ड मिलेंगे। क्लियर होगी मेरी बात है, तो हजारों फील्ड्स हैं, तो भैया उसके हिसाब से आपको चूज करना होगा ना कि इस फील्ड में यदि मान लो तुम्हें कोडिंग में जाना है तो कोडिंग के लिए क्या करना होगा, आप पब्लिक स्पीकिंग में जाना तो इसके लिए क्या जरूरी है कि पीसीएम ले, इसके लिए किस चीज की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब एक बार एक्सप्लोर करेंगे आप। क्लियर होगी बात है। अब बात करते हैं भैया एवरेज स्टूडेंट्स की, किसकी, एवरेज स्टूडेंट्स की। देखो भाई एवरेज स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है ना, ये वही होते हैं जो 70 to 80 के बीच में स्कोर करते हैं, 85 या 82 83 मान लीजिए आप, ठीक है भाई, ये वही होते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में, डिसिप्लिन। क्या है, डिसिप्लिन। यदि ये डिसिप्लिन बना ले तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सही बात है, ये डिसिप्लिन में आ ही नहीं पाते कभी बंदे। तो भैया जब अब तक नहीं आ पा रहे हो तो कम चांस है कि आगे भी आ पाओगे। थोड़ा सा इस बात को आप इंटरेस्ट तो छोड़ दो, आप पहले डिसिप्लिन को आप ध्यान में रख लो कि क्या आप डिसिप्लिन बना के रहने वाले हैं अगले 2 साल, देन तो आप भैया उससे जाओ जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी चूज करोगे तो उसमें आपको देखना है पहले तो। देखो अपॉर्चुनिटीज जो है आपको पता है बहुत कम हो चुके हैं, इतना मार हो चुका है, इतना कंपटीशन हो चुका है भाई, 85% 87% कंपटीशंस मिलाने पड़ रहे हैं, किसमें, गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशंस में। अभी तो बोर्ड छोड़ दो तुम अपना 70-80 वाले। क्लियर हुई मेरी बात है, तो कभी ना कभी तो लगना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लो डिसिप्लिन आपको बनाना है कि नहीं बनाना है। यदि आप बना रहे हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो एवरेज स्टूडेंट के लिए सबसे रिलायबल स्ट्रीम होता है पीसीएम या पीसीबी, क्योंकि इसमें सक्सेस तो भाई और सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में ज्यादा तो है, ठीक है, और हर फील्ड में है तो अपॉर्चुनिटी इसमें ज्यादा है। यदि आप ऑन एन एवरेज में मेहनत करेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। क्लियर होगी बात है। अब हम आ जाते हैं भाई, हमारे रैंकर्स क्लासेस शुरू हो चुकी हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए, जिसमें IIT जेईई नीट और फाउंडेशन की भी क्लासेस चलती हैं हमारे यहाँ। क्लास 6 की क्लासेज, क्लास 7 की क्लासेज, क्लास 8 की क्लासेज,
तीनों शुरू होने जा रही है 1 अप्रैल से, जिसमें क्या भाई आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 7379221202 हमारा एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस किसी और वाले पे दिखाई दे देगा। क्लियर हुई मेरी बातें। यदि आप इंटरेस्टेड हैं किसी तरीके से हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से सारे इन्फॉर्मेशन आप गैदर भी कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। इसके अलावा हमारा ये रहा 9th का बैच और ये रहा 10th का बैच। इसमें क्या क्या चीजें हम भाई प्रोवाइड करते हैं, तो पहली बात तो हमारी पूरी क्लास जो होती है डिजिटल क्लासरूम होती है। दूसरी चीज है भैया पर्सनल अप्रोच, क्योंकि हम छोटे छोटे बैचे रखते हैं 12 से 15 बच्चों के। कितने हैं? 12 से 15 बच्चों के, ठीक है। तो भैया पर्सनल अप्रोच होता है, क्योंकि 12 से 15 बच्चे होते हैं, सब पे क्या होता है फोकस होता है हमारा। दूसरी बात डायरेक्ट कोचिंग होती है भैया, कोई इसमें बिचौलिया उचौलिया वाला तो है नहीं गेम कि एप्लीकेशन आ जाएगा ये हो जाएगा। रिजल्ट हमारे जो होते हैं 12 से 15 में से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 में 100 लाते हैं रिजल्ट, मैथ में 100, साइंस में 100, ऐसे नंबर्स आते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि 12-15 बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से हम स्कूल की टाइमिंग देख करके क्या करते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। रिवीजन टेस्ट होगा, इसके अलावा डीपीपी होगी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं आपके। ये 3 होते हैं। ये क्या होते हैं? 3 होते हैं हफ्ते में। एक मैथ का होगा, एक साइंस का होगा, एक एसएसटी का होगा। क्लास 9th और 10th के लिए बातें हो रही है। क्लियर होगी मेरी बातें। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, चैप्टर टेस्ट आपके होंगे ही होंगे, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। क्लियर होगी बातें। 3 डेज डेमो क्लास अभी मिल रहे हैं फिलहाल में। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद डेमो क्लासेज बंद हो जाएंगी। आगे क्लास 11th और 12th की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जेई नीट की भी तैयारी कराई जाती है, इनके भी बैचेस चलते हैं हमारे यहाँ। इसमें भी सारी चीजें सिमिलर ही हैं। इसमें नई चीजें जो शामिल की जाएंगी वो होंगी भैया डीपीपी, वो डेली होंगी आपकी। क्या होंगी? डेली होंगी, जो टॉपिक चलेंगे। इसमें अप्रोच जो है, पहले जो चीजें थी थोड़ी सी अलग थी, अब यहाँ पे कैलकुलेशन का गेम आ चुका है। क्या आ चुका है? कैलकुलेशन के। तो कैलकुलेशन का गेम हम समझाते हैं, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन है, क्या चीजें है, कैसे हम बिना मतलब क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व किए आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप एक बार ज्वाइन हमारे यहाँ जरूर करें, आपको यहाँ से चीजें मिल जाएंगी। ये रहा नंबर आपको, ये रहा हमारा एड्रेस। क्लियर मेरी बात है। ग्रेटर नोएडा में हमारी क्लासेस चलती हैं, और भी कुछ भी नया अपडेट होता है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह को लेकर के, तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग ध्यान दीजिए, और इन सारी बातों को ध्यान देते हुए ही आप अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अब की जो जिंदगी है, अब आगे की यहीं से डिसाइड की जाएंगी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कितना मिनट हो गई?